नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू में। मेरा नाम है आशीष चौरसिया। दोस्तों, आज हर किसी का सपना होता है एक सरकारी जॉब को पाने का, हर बच्चे का सपना होता है, हर माता, हर पिता का सपना होता है। तो हाँ, उस सपने को ही पूरा करने की आप ये पहली सीढ़ी पे आ गए हैं और पहला जो आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ऐसा कहना चाहिए कि भई एनसीएफ से 5 नंबर पक्के बनते हैं। हर बार बनते हैं, इस बार भी बनेंगे, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, कितने मिनट है दोस्तों? सिर्फ 5 मिनट है, तो आप इस वीडियो को देखिए, आपके लगभग-लगभग मैं कहता हूँ 5 नंबर ज़रूर बनेंगे। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपके मन में उठता होगा कि एनसीएफ है क्या? एनसीएफ कितने बार आ चुका है? अभी आपसे मैं पूछना चाहूँगा एनसीएफ अभी तक कितने बार आ चुका है? तो दोस्तों एनसीएफ अभी तक 4 बार आ चुका है। कितने बार आ चुका है? 4 बार आ चुका है। पहला एनसीएफ आया था 1975 में, दूसरा एनसीएफ आया था 1988 में और तीसरा एनसीएफ आया था दोस्तों आपका 2000 में और चौथा एनसीएफ आप लोग देख पा रहे हैं जो आया है 2005 में, जिसे कहा जाता है अभी तक का सबसे नवीन दस्तावेज। क्या कहा जाता है इसे? अभी तक का सबसे नवीन दस्तावेज कहा जाता है दोस्तों। आगे हम लोग चलें तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल ये एनसेफ है क्या और ये क्यों बनाया गया है। तो देखिए, एक्चुअली एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत थी जहाँ पर वो ये बता पाए हमें कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है। तो हाँ, इसके लिए आपका एनसीएफ बनाया गया था जो बालकों को ये बताता है कि कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए और इन विषयों में किस तरीके से बच्चे को आप एक अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। और एनसीएफ का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या कहेंगे? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, हिंदी में इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है, ये एनसीएफ का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया है? तो आपको बताना चाहूंगा एनसीएफ का जो कॉन्सेप्ट था, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक निबंध थी। इन्होंने एक निबंध लिखा हुआ था जिसे कहते हैं सभ्यता और प्रगति। इस सभ्यता और प्रगति से आइडिया लगा एनसीएफ का, या इसका उदय हुआ आप ये कह सकते हैं। इसका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जिसके बारे में सवाल उठता है। फेमस क्या है? सृजनात्मकता उदार आनंद के बचपन की कुंजी है। ये स्टेटमेंट कहाँ से लिया गया है, ये किसने कहा है? अगर आपसे कहा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सभ्यता और प्रगति में ये आपको देखने को मिलता है। बात नंबर 2 कि एनसीएफ कितनी भाषाओं में आपको पढ़ने को मिलता है? आपने देखा होगा जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में भाषाओं की मान्यता के बारे में बात की गई है और हाँ, एनसीए भी उतनी भाषा में आपको पढ़ने को मिलता है जितनी 8वीं अनुसूची में भाषा को मान्यता दी गई है संविधान में। तो टोटली होती है 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाओं में आपको एनसीएफ क्या होता है पढ़ने को मिलता है दोस्तों। अब एनसीएफ किसने बनाया था? कौन था एनसीएफ बनाने वाला? तो आपको पता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, है ना? जिनके कहना चाहिए पहल में प्रोफेसर यशपाल और उनकी पूरी एक टीम थी जिसमें बहुत सारे विशेषज्ञ थे। इनकी टीम ने मिलकर इस एनसीएफ को तैयार किया है और ये सबसे अभी तक का नवीनतम दस्तावेज है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें तो ये मानव विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है और आपको बताना है कि इसका नाम क्या कर दिया गया है बदलकर। हाल ही में ही आपने देखा होगा मानव संसाधन विकास विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। कमेंट में लिखेंगे क्या नाम इसका रख दिया गया है। जब आप एनसीए पढ़ते हैं तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि 2005 में कुछ निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोग तैयार रहें, भागने का प्रयास ना करें, क्योंकि थोड़ा धैर्य रखेंगे तो 5 नंबर भी जरूर मिलेंगे। ये कहते हैं ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। क्या होता था पहले ना, पुस्तकों से पढ़ाया जाता था कि एक टीचर आप बन गए हो, एक पुस्तक उठा ली आपने, वो पुस्तक से सारे क्वेश्चन आंसर करा दिए और आपका काम खत्म हो गया। ऐसे में क्या था, ये विद्यालय शिक्षा थी, रटन पद्धति थी, जिसे अंत करने के लिए एनसीएफ आया था। इन्होंने कहा कि आप इस तरीके से पढ़ाएं कि भाई बच्चे को लगे कि आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं, वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ा रहे हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि आप क्लासरूम स्टडी को उनकी दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ा रहे हैं। अब इसके लिए क्या जरूरी था? इसके लिए जरूरी था कि भैया आप रटन प्रणाली का अंत करें। कैसे करेंगे आप? भैया आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाएंगे, एक्टिविटी के माध्यम से, खेल के माध्यम से, वास्तविक जीवन से जोड़ के समझाएंगे तो बच्चों को रटने की जरूरत ही नहीं होगी। साथ साथ में यहाँ केवल आप पाठ्य पुस्तक के केंद्रित ना हो जाए। जैसे कि होता था ना कि आप टीचर बने, आपने बेहतरीन एक बुक रखी, एक गाइड भी रख ली है और गाइड से प्रश्न उत्तर आपने लिखवा दिए, पाठ थोड़ा बहुत बच्चों से पढ़वा लिया है और बात खत्म हो गई है। तो ये होती है पाठ्य पुस्तक केंद्रित विधि।
अब पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, मतलब आप एक्टिविटी कराएंगे, आप नए नए तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, आप बच्चों को भ्रमण के लिए लेकर जा रहे हैं, बच्चों को आप कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, प्रयोग करा रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, तो हाँ, ये होता है आपकी पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। कक्षा कक्ष की गतिविधि से जोड़ा जाए और लचीला बनाया जाए। मतलब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि भैया आपको 10 नंबर में से 10 लेना ही है, या हर बच्चा परफॉर्मेंस करेगा। भैया बच्चा अपने हिसाब से कर रहा है तो वो करेगा। हालांकि पांचवा पॉइंट कहा था, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति एक सम्मान की भावना आपके अंदर आना चाहिए। मतलब देखा होगा आपने कि आज राष्ट्रीय महत्व को बहुत कम लोग देते हैं, और एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा अध्यापक वह होता है जो राष्ट्रीय महत्व को बच्चों के अंदर जनरेट करता है। आपने देखा होगा कई लोग बसों में बैठे होते हैं, ट्रेन में बैठे बैठे हुए होते हैं, पर बेकार में उसकी सीट फाड़ देते हैं। या आपने देखा होगा गार्डन में लगे हुए लाइटों को तोड़ देते हैं मॉर्निंग वॉक में जाकर, या तो जो गार्डन में झूले लगे हुए हैं, सोफे लगे हुए हैं, उन्हें तोड़ते हैं। तो एक्चुअली आप बच्चों के अंदर ये भावना पैदा करेंगे कि भाई आपको ये सारी चीजें नहीं तोड़नी है। क्यों नहीं तोड़नी है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप इन चीजों की तोड़-फोड़ कर रहे हैं तो आप अपना ही अहित कर रहे हैं, अपने राष्ट्र का अहित कर रहे हैं। तो उन चीजों का एक भावना आपको बच्चे के अंदर लेकर आना है। तो ये 5 चीजों की बात यहाँ पे एनसीएफ ने की। अब एनसीएफ आगे जाकर हमें बात करता है कि आप ऐसा पढ़ाएं कि विद्यालय बाहरी जीवन से जोड़ दें, रटन पद्धति का अंत कर दें। साथ-साथ में यहाँ पे बात की गई बच्चों के चहुमुखी विकास की। अब आप सोच रहे होंगे चहुमुखी विकास क्या होता है? तो आपको बता दूं, चहुमुखी विकास अगर कहा जाए तो इसे हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसे चहुमुखी विकास कहते हैं, जिसमें विकास के सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा जाएगा बच्चे का। साथ साथ में शिक्षा कैसी होगी? बाल केंद्रित होगी। और कैसे पढ़ाओगे आप? लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बोझ के बिना शिक्षा। मतलब ये क्या होता है? ये होता है आबोध का भार कम करना। क्या होता है? आबोध का भार कम करना, जिसे हम कहते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन। मतलब बच्चे को आज बिना बोझ के आपको पढ़ाना है, ऐसा एनसीएफ ने कहा। हालांकि एनसीएफ के 5 अंग बताए गए हैं, जिसमें परिप्रेक्ष्य है, सीखने का ज्ञान है, पाठ्यचर्या है, विद्यालय का वातावरण है, और व्यवस्थागत सुधार है। अगर ये पांचों काम एनसीएफ के ऊपर हैं कि किस तरह से व्यवस्था को सुधारेगा, किस तरह से कक्षा का वातावरण अच्छा रखेगा, सीखना बेहतर बनाएगा, किस तरह से पाठ्यचर्या होगी, ये सारी चीजें जो हैं ये एनसीएफ के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो हालांकि जब आप एनसीएफ पढ़ते हैं तो एनसीएफ एक प्रकार की कैरिकुलम है, एक प्रकार का पाठ्यक्रम है। तो आपको पाठ्यक्रम के भी विषय में जरूर जानना चाहिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे पाठ्यक्रम क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्य धन क्रम, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पे पाठ्य का मतलब क्या होता है? पढ़ने योग्य सामग्री। पाठ्य का मतलब होता है पढ़ने योग्य सामग्री, और क्रम का अर्थात होता है क्रम से पढ़ना। मतलब पढ़ने योग्य सामग्री को आप क्रम से पढ़ रहे हो तो उसे आप पाठ्यक्रम कहेंगे। बात समझ में आई? अब पाठ्यक्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कैरिकुलम। क्या कहते हैं? कैरिकुलम। अब ये कैरिकुलम किस भाषा से निकल कर आया? तो ये लैटिन भाषा से निकल कर आया है। किस भाषा से निकल कर आया है? लैटिन भाषा से निकल कर आया है। और लैटिन भाषा में इसे कहा जाता है दौड़ का मैदान। क्या कहा जाता है? कैरिकुलम को दौड़ का मैदान कहा जाता है। ये चीजें आप लोग दोस्तों याद रखेंगे। अब अगली बात आती है कि भैया एनसीएफ शिक्षक को क्या मानता है? एनसीएफ शिक्षक को क्या मानता है? तो एनसीएफ कभी भी शिक्षक को सुगम करता मानता है। क्या मानता है? सुगम करता। याद रखिएगा, सुविधादाता, फैसिलिटेटर, सुगम करता, ये एनसीएफ एक शिक्षक को मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि भैया वो बोलता है बच्चों के लिए जैसी प्रॉब्लम एक शिक्षक को वैसा ही बनना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं आपको एक फैसिलिटेटर के रूप में रखा हुआ है। दोस्तों अगर आगे हम लोग चलें तो यहाँ पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में है कि विद्यालय शिक्षा में अब तक का नवीन दस्तावेज कौन सा है? जवाब इसका जो सही बैठता है दोस्तों वो आता है एनसीएफ 2005। क्वेश्चन नंबर 2, इस मंत्रालय की पहल में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। आंसर सोचिए जल्दी से। इस मंत्रालय की पहल में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदलकर अभी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। किसकी अध्यक्षता में विद्वान ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था? तो अध्यक्षता की आप बात करते हैं तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इनके विशेषज्ञों ने मिलकर एनसीएफ तैयार किया था। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या था? प्रमुख सूत्र जल्दी सोचिए। तो प्रमुख सूत्र थे इसमें लर्निंग विद आउट बर्डन, बिना भार का अधिगम, बिना बोझ की शिक्षा, इसका एक प्रमुख सूत्र था। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर की किस निबंध में आपको देखने को मिलता है?
भैया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप बिल्कुल यहाँ पर लगे रहिए। सभ्यता और प्रगति दोस्तों, देखिए क्या होता है, ये वीडियो आपको रोजाना सुबह 8 बजे मिलते हैं। अभी काफी सारे प्रश्न आने के रह गए हैं, आपको बता दूं 50 प्रश्न लिए हैं मैंने। दोस्तों ये रोजाना सुबह 8 बजे मिलता है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रेड कलर का बटन दबाकर, तो भैया अभी सब्सक्राइब करो। इंतजार किसका है आपको, और चैनल को कहना चाहिए सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक भी करिए। दोस्तों आगे चलते हैं, लेते हैं अगला प्रश्न। एक मिनट यार यहाँ पे, हाँ तो यहाँ अगला प्रश्न आता है एनसीएफ 2005 में अ, बल दिया जाता है। दोस्तों जल्दी से आप बताएंगे एनसीएफ 2005 किस में बल देता है। तो एनसीएफ भैया 2005 बल देता है शांति के लिए, शिक्षा में, करके सीखने में। ये चीजें याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 में बताया गया है, तो क्या बताया गया है, सपनों के भारत को धरातल में उतारने की युक्ति। जिस तरह से आपने एक भारत के लिए सपना देखा है उसे सच करने की एक युक्ति एनसीएफ 2005 को बताया गया है। एनसीएफ 2005 का अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में क्या बताया गया है। अब देखिए ये अध्याय जो था, जहां पे ये बताया गया है कि भैया आप वहां का भौतिक और मनोवैज्ञानिक अधिगम कैसे प्रभावित करता है। अगर आप बच्चे को मेंटली स्ट्रांग रखते हैं, वो वहां पे एक अच्छा फील करता है विद्यालय में, तो भैया कितने अच्छे तरीके से सीखेगा आप ये सोचिए। और अच्छा फील नहीं कर रहा है तो फिर उसका भी इफेक्ट बच्चों में पड़ता है। कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है, मैंने आपको अभी याद कराया था। अब चीटिंग नहीं, जल्दी जल्दी आंसर लिखिए भाई, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, उनकी टाइपिंग ही नहीं हो रही है, मैं देख रहा हूँ। गलत बात है ये, फटाफट टाइपिंग करो। लैटिन भाषा, लैटिन भाषा का शब्द था कैरिकुलम। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठचर्या कब बनाया गया था, तो भैया ये बनाया गया था 2005 में। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल शामिल करने की बात की गई थी, अनुशंसा की गई थी, तो सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को जोड़ने की बात की गई थी। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर है, तो ये कार्यशाला अगर आपको देखने को मिलती है तो ये एनसीईआरटी न्यू दिल्ली पे है। यशपाल शर्मा समिति के कितने सदस्य थे, तो टोटल यहाँ पे सदस्यों की बात करेंगे तो 38 सदस्य थे। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि भाई शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना था। जब तक आप उद्देश्य नहीं रखेंगे तो उस उद्देश्यों तक पहुंचोगे कैसे। तो पाठ्यक्रम निर्माण उद्देश्यों के लिए किया गया था। एनसीएफ 2005 का कौन सा भाषा फॉर्मूला था, आप जानते हैं इस चीज को। भैया कोठारी कमीशन आया था 1964-1966 में, जिन्होंने कहा कि आप त्रिभाषा सूत्र के फॉर्मूले से पढ़ाइए, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई दूसरी नंबर की 1986 में, उन्होंने कहा कि हाँ आप लोग यहाँ पे मतलब त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से पढ़ाइए। और कहीं जाकर 1992 में त्रिभाषा सूत्र लागू हुआ और 2005 में भी त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूले को अपनाया, जहाँ 3 भाषाएं पढ़ाने की बात हुई, जिसमें पहली लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा, दूसरी भाषा आपकी राज्य भाषा और तीसरी भाषा होगी आपकी विदेशी भाषा। याद रखेंगे, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा क्या होगी कह रहा है, तो जैसा कि आपको मैंने अभी हाल ही में बताया, प्रथम भाषा आपकी राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा हो सकती है, द्वितीय भाषा आपकी कोई स्थानीय भाषा हो सकती है, तृतीय भाषा आपकी कोई यहाँ पर विदेशी भाषा हो सकती है। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचे। देखिए क्या होता है, सूचना है, जैसे आप लोग को क्या होता है, कई बार सोचते हैं सूचना मतलब ज्ञान है, तो एनसीएफ ने सूचना को ज्ञान मानने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि भाई आपने कहीं आर्टिकल पढ़ लिया है और आप कह रहे हो कि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो ये बात गलत है। जब तक आप उसका एक्सपीरियंस ना करो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये सूचनाएं कभी भी आपको ज्ञान मानने से बचना है। एनसीएफ 2005 किन शिक्षण सूत्रों में अधिकतम प्रयोग करने के सुझाव देता है, मतलब एनसीएफ 2005 किन शिक्षण सूत्रों का कहता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उससे पढ़ाइए आप। तो भैया ये कहता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाइए, मूर्त से अमूर्त की तरफ पढ़ाइए, जिससे बच्चा बेहतर जानेगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ क्या होता है। मार्गदर्शक सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है, तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। भैया एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चा सीखने सिखाने का एक हिस्सा होती है गलतियां, और सीखने सिखाने की पहचान करती है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, इसलिए गलतियां बड़ी महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा बिना बोझ को एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या है आप ये बताइए। तो देखिए शिक्षा बिना बोझ की मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन, अर्थात यहाँ पे पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना, आबोध के भार को कम करना, ये राइट आंसर है। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर में गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई आज ऐसी मैथमेटिक्स पढ़ाइए जो उनके दैनिक जीवन में काम है, उनके दैनिक जीवन में उपयोगी हो, वो मैथमेटिक्स आज बच्चों को आपको पढ़ानी है।
एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया कि गणित शिक्षण का महत्वाकांक्षी, सुसंगत एवं महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? हालाँकि ये बड़ा पूछा जाता है। आपको पता है गणित का संकीर्ण उद्देश्य, गणित का उच्च उद्देश्य, गणित का महत्वाकांक्षी उद्देश्य, ये 3 उद्देश्यों से भर-भर के क्वेश्चन बनते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। हाँ, गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही महत्वाकांक्षी है। अब आपको ये बता देता हूँ कि उच्च उद्देश्य होते क्या हैं? आप समस्या समाधान करना सीख जाएँ, आप तर्क के आधार पे सोचना सीख जाएँ, आप कॉन्सेप्ट में रिलेशन बनाना सीख जाएँ। हाँ, ये होते हैं गणित के उच्च उद्देश्य। गणित के संकीर्ण उद्देश्य क्या होते हैं? जो संख्या संबंधित होते हैं। जैसे आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, एलसीएम निकाल रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो, तो ये एक्चुअली क्या है? गणित के संकीर्ण उद्देश्य है, छोटे उद्देश्य हैं। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति क्या बताती है? एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति क्या बताती है? तो अगर हम लोग बात करेंगे, एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना से जोड़ना। मान लेते हैं आप प्लस सिखा रहे थे बच्चों को। सबसे पहले आपने बच्चों को गिनती सिखाई। गिनती के बाद आप धीरे से उतरे प्लस में। आपने प्लस सिखा दी। प्लस के बाद बच्चों को आपने टेबल सिखा दिया। टेबल के बाद आपने मल्टीप्लाई सिखा दिया। तो ये क्या कर रहे हो? एक अवधारणा को दूसरी अवधारणा से आप जोड़ते चले जा रहे हो, जोड़ते चले जा रहे हो। यही तो होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? भैया सीखना एक प्रकार का मानसिक क्रिया है। एक प्रकार की शिल्प कला, एक व्यावसायिक ज्ञान भी आप सीखने को कह सकते हैं। एनसीएफ 2005 में परीक्षा संबंधी सुधारों की बात की गई थी। तो उन्होंने कहा था कि जो 10वीं की परीक्षाएँ हैं, वो कैसी होनी चाहिए? ऐच्छिक होनी चाहिए। आपको पता है ऐच्छिक होने का तात्पर्य क्या होता है? जब बच्चा चाहे तब उसे परीक्षा देने को मिल जाएगा, जब उसकी तैयारी हो जाएगी। एनसीएफ किसमें बल देता है? करके सीखने में। एनसीएफ 2005 कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य क्या था? एक्चुअली कला शिक्षा को विद्यालय से इसलिए कनेक्ट करना चाहता था एनसीएफ ताकि संस्कृति विरासत को बनाए रखें। संस्कृति का ज्ञान भी बच्चों को मिलते रहे और संस्कृति संजोए रखें लंबे समय तक। एनसीएफ 2005 की गुणवत्ता एवं शीर्षक के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो बालकों के लिए संचारित अनुभव। देखिए क्या था? एनसीएफ का एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसे आप कहते हैं गुणवत्ता आयाम। गुणवत्ता आयाम क्या है? ये बच्चों को आप एक्सपीरियंस करके पढ़ाइए ना, बच्चों को करके सीखने दीजिए। बच्चा कर रहा है, उसे खुद पता चल रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है और उसके बाद अनुभव हो रहा है, उसके बाद सीख रहा है, तो इसे हम गुणवत्ता आयाम कहते हैं। आप अपने सिलेबस में लगातार सुधार करिए, इसे आप गुणवत्ता आयाम कहते हैं। ये कहते हैं एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के। ये कब ये विचार आया था? आपको ना जानकर आश्चर्य होगा कि ये विचार सबसे पहले ना 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें दिया गया था कि भैया आप लर्निंग विदाउट बर्डन पढ़ाइए 1986 में। पर ये विचार 1992 में भी किया गया, 1993 में भी किया गया और ये इम्प्लीमेंट कब हो रहा है? 2005 में जाकर हो रहा है, ये याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में से कौन से सुधार का सुझाव दिया गया था? तो उन्होंने कहा था कि भैया आपको खुली किताब परीक्षा होनी चाहिए, आपको सतत मूल्यांकन करना चाहिए, आपको ग्रुप में मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये 3 सुधारों की उन्होंने बात की हुई थी, आपको बता दें। तो दोस्तों कैसा लगा ये एनसीएफ का एक धमाल वीडियो आपको बनाना है जल्दी से। अगर वीडियो दिल से पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि भैया हर गरीब बच्चा पढ़ सके जो कोर्सेस नहीं खरीद पा रहा है, आप ऐसे एक सोच रखते हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर बच्चे तक ये पहुंच जाए। जो बच्चा स्टडी नहीं कर पा रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है कोचिंग्स करने के, या तो जिसके पास पैसे नहीं है पेड कोर्सेस लेने के, वो भी एग्जाम में अच्छा करे और उसका भी एक सपना सच हो। इसलिए वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर बच्चे तक पहुंच जाए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। मिलता हूँ शाम 6 बजे की लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस।